नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं हूं एक लेबर लॉ कंसल्टेंट। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को उसका पीएफ का पैसा कैसे मिलेगा, पेंशन का पैसा कैसे मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। आज इस एक वीडियो में मैं आपसे इस बारे में एक डिटेल बात करने वाला हूं, पूरा देख सकते हैं। या अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि भाई आप भी कोई अपना परमानेंट रेजिडेंस तो लेके नहीं आए, हर किसी को ऊपर एक दिन जाना है, तो आपके जाने के बाद आपको किन बातों का परिवार को आपको सामना करना पड़ सकता है आपका पीएफ निकालने के लिए, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और कोई वीडियो देखें या ना देखें। तो दोस्तों, इसमें सिंपल सी मैं आपको बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई पर्सन एक्सपायर होता है तो उस शर्त में उसको पीएफ क्या मिलता है और पेंशन क्या मिलता है और क्या और कोई बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों, पीएफ के अंदर में आपको 3 बेनिफिट दिए जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि जो आपका पीएफ अमाउंट होता है वो आपको पूरा का पूरा पीएफ अमाउंट आपके परिवार को दे दिया जाता है। अगला बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपके वाइफ को पेंशन के तौर पे एक अमाउंट दिया जाता है। वो पेंशन अमाउंट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी थी और आपने कितने टाइम सर्विस की है। अगर आपकी शादी हुई है और आपकी वाइफ हैं तो वाइफ को पेंशन मिलेगी, एक बात समझ लीजिए। और उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चों को अलग से पेंशन मिलेगी, मतलब वाइफ का खर्चा दिया जाएगा और 2 बच्चों को अलग से खर्चा दिया जाएगा। अगर 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो तीसरे बच्चे को नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगा, 2 बच्चों के नाम पे आएगा। इसमें होता क्या है, वाइफ का अकाउंट लगता है और दोनों बच्चों का खाता लगता है। बच्चे जब तक 21 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें पेंशन के तौर पे पैसे मिलते रहेंगे। वाइफ अगर कहीं और शादी नहीं करती है तो उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हुई है, तो ऐसे शर्त में उनके माता पिता में से किसी एक को, परिवार के नाम पे किसी एक को पेंशन का अमाउंट दिया जाता है। जब तक उनके माता पिता जिंदा रहते हैं तब तक उन्हें पेंशन के तौर पे दिया जाता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि पेंशन आपको कोई 10,000 या 20,000 दी जाएगी। मामूली अमाउंट 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इस तरह से अमाउंट आपको दिया जाता है डेथ के केस में। जो 3rd नंबर बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप अगर कोई एक्सपायर हो जाता है और उसका कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, एक आदमी है जिसका कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, मतलब वो जॉब कर रहा है, हो सकता है कि वो जॉब के समय ना मरे, फैक्ट्री में काम कर रहा हो तो फैक्ट्री में ना मरे, भाई कहीं बाहर मर जाए, या जैसे बहुत लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, बुरा मत मानिएगा लेकिन एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती हैं और इस तरह के फ़ोन मुझे आते हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह से कह रहा हूँ कि भाई आदमी जा रहा है, अब नौकरी ख़त्म करके आदमी गया घर पे, जाते टाइम में ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया, मर गया। ठीक है, कुछ लोगों का ये इंसिडेंस होता है कि भाई ड्यूटी पे है, हार्ट अटैक आया, मर गया। तो ऐसे में ना तो उनके परिवार को पीएफ का कुछ पता है, ना कोई बेनिफिट का पता है, ना कुछ पता है। तो इसलिए ये विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो 3rd बेनिफिट की मैं आपसे बात करता हूँ। तो 3rd बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई पर्सन मरता है तो उसके पास में पीएफ और पेंशन के अलावा 3rd बेनिफिट होता है जो आपको नहीं पता है। वो बेनिफिट ये होता है कि जब कंपनी आपका पीएफ जमा करती है तो वो पीएफ जमा करती है, पेंशन जमा करती है, आपके इंश्योरेंस के लिए एक अमाउंट जमा करती है। इसके अलावा पीएफ ऑफिस आपका मेंटेन करता है, उसके लिए पीएफ ऑफिस को एक खर्चा देती है। तो पीएफ ऑफिस का खर्चा तो एक तरह से पीएफ ऑफिस वाले अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस में एक छोटा अमाउंट दिया जाता है वो इंश्योरेंस का पैसा सब लोगों, सारे कर्मचारियों का इकट्ठा करके रखा जाता है। अब उनमें से मानो 6 करोड़ कर्मचारी हैं तो 6 करोड़ में से 1,00,000 2,00,000 मान लो एक महीने में मर गए, तो उन 1,00,000 2,00,000 को इंश्योरेंस के नाम पे कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा 7 लाख रुपए तक के बीच में दिया जाता है। आप समझिए, आपको पीएफ मिलता है, पेंशन मिलता है, इसके अलावा आपको एक मुश्त इंश्योरेंस के नाम पे 7 लाख रुपए तक अमाउंट मिलता है। और ये 7 लाख अमाउंट किस तरह डिसाइड होता है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो आपकी सब महीने में जो सबसे आखिरी सैलरी थी उस सैलरी को आप गुणा कर लीजिए 20 से, आपके 20 गुना सैलरी के बराबर आपको इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस दिया जाता है।
तो मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 थी, तो 10,000 का 20 गुना हो गया 2 लाख रुपए, तो ऐसे में आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख है, तो 1 लाख के हिसाब से उनका अगर 20 गुना किया जाए तो उनको 20 लाख रुपए मैक्सिमम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे लिमिट लगाई गई है कि आपको इंश्योरेंस के नाम पे अधिकतम 7 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। तो ये बात रही इंश्योरेंस की। अब जो परेशानी आती है, ये तो मैंने आपको बेनिफिट बता दिए, लेकिन क्या ये बेनिफिट इतना आसान है मिलना? तो मैं बताना चाहता हूँ ये बेनिफिट बहुत मुश्किल है मिलना। इसका रीज़न मैं आपको तो दोस्तों जितना मैंने आसानी से आपको ये 3 बेनिफिट बताए हैं, उतना ही मुश्किल है आपके मरने के बाद आपके परिवार को आपका पीएफ और पेंशन का पैसा मिलना। ठीक है, इसके मैं आपको 3 रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपके परिवार को पता ही नहीं होता कि उनको किस तरह से पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, या ऐसा कोई बेनिफिट भी है ये भी उन्हें नहीं पता रहता। दूसरी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि ज़्यादातर लोग ऐसे जगह काम कर रहे हैं जो एक ठेकेदारी प्रथा में है, जो एक कंपनी सिस्टमेटिक नहीं है। तो अगर कोई पर्सन एक्सपायर होता है तो कंपनी कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होती। कंपनी वाले कोई भी डॉक्यूमेंट बना के नहीं देते हैं। डेथ के केस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऐसे में ठेकेदार जो होते हैं वो भाई बोलते हैं कि अच्छा जाने वाला चला गया, हमारी श्रद्धांजलि उनके साथ है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और ये जो ठेकेदार प्रथा के अंदर में ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, उसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि आदमी जीते जी ये नहीं चेक करता कि ठेकेदार ने उनका नाम क्या चढ़ाया है, उनका फादर नेम क्या चढ़ाया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या चढ़ाई है। अब कोई आदमी मर गया, उसके बाद उसका नाम कौन ठीक करेगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ कौन ठीक करेगा, उसका फादर नेम कौन ठीक करेगा। तो ये समस्या आती है, जिसकी वजह से अगर कंपनी वाले चाहे भी कि भाई हम इस आदमी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें, तो भी कंपनी वालों को भी दिक्कत होती है। थर्ड नंबर प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ आदमी काम कर रहा है, बहुत बार मैंने ये देखा है कि आदमी काम करता है पंजाब में, उसकी कंपनी है मुंबई की। आदमी काम कर रहा है मुंबई में, उसकी कंपनी है बंगाल की। काम कर रहा है बंगाल में, उसकी कंपनी है मान लीजिए असम की। तो ऐसे में क्या होता है कि इसका नियम ये है कि भाई आपको आपके कागज़ पीएफ ऑफिस में ही जमा करने पड़ेंगे, और उसी पीएफ ऑफिस में जमा करने पड़ेंगे जहां आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में ये समझिए कि एक व्यक्ति मरा दिल्ली में, उसका परिवार रहता है दिल्ली में, या उसका परिवार रहता है मान लीजिए पंजाब में। तो वो दिल्ली में काम करता था, अब उसका परिवार रहता है पंजाब में। वो पंजाब से आएगा दिल्ली फॉर्म साइन करवाने के लिए। अब उस फॉर्म को साइन कराने के बाद वो क्या मुंबई जाएगा? अगर वो कोरियर करता है तो उसको बताएगा कौन कि भाई तूने ये डॉक्यूमेंट गलत लगाए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सही ना होना, या फिर पीएफ ऑफिस ना पहुंच पाना, या फिर बहुत सारे पीएफ ऑफिस के अंदर भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट बताते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के लिए होती है जो डेथ क्लेम के टाइम में होती है। तो ये 3 दिक्कतों की वजह से आप ये समझ लीजिए कि मुश्किल से, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जितनी मैंने चीज़ें देखी हैं उस हिसाब से, अगर 100 लोग मरते हैं तो सिर्फ 5 लोगों को ही मिलता होगा। और वो 5 लोगों को भी जो मिलता है वो या तो ऐसे लोग हैं जिसकी कंपनी इस तरह की है कि भाई बहुत अच्छी कंपनी है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बिल्कुल सही था, और अगर कोई एक्सपायर हुआ तो कंपनी वालों ने उसको पूरा सहयोग दिया, तो ऐसी कंपनी का तो पीएफ निकल जाता है। दूसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं भाई जिनके लिए और कुछ है ही नहीं, जिनका जवान बेटा मर गया, बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है और एक पत्नी है, उसका छोटा बच्चा है, तो उनको कोई बोल देता है कि बाबा आपका पीएफ में से पैसा निकल सकता है 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। तो वो लोग जी जान छोड़ के गाँव से आके भी अपना पीएफ ऑफिस के चक्कर लगा के काम अपना करवाते हैं। तो ऐसे दूसरे टाइप के लोग जो ज़िद्दी लोग होते हैं, उनको उनके पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ थ्योरी की दोबारा से कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं डेथ के केस में, वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है कि जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, इससे अगला डॉक्यूमेंट होता है कि उस व्यक्ति का जो उसका वारिस आप जिसको बनाना चाहते हो, उस व्यक्ति का आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका बैंक खाता, उसकी 3 फ़ोटो।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, 3 फ़ोटो। मान लीजिए कि एक आदमी है जिसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो वाइफ का खाता, दोनों बच्चों का खाता, ये तीनों लोगों का खाता एक ही बैंक में, एक ही ब्रांच में होना चाहिए। ज़्यादातर केस में वो लोग SBI या पंजाब नेशनल बैंक को प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर बैंक खाता नहीं हो तो बच्चों का SBI में खाता और मम्मी का SBI में खाता, इन तीनों लोगों का SBI में खाता होना चाहिए। इसके अलावा ये तो बात हुई ऐसे लोग की जिनका जो आदमी है और उनके बच्चे हैं या उनके माता पिता हैं, तो उनके माता पिता भी अगर हिस्सेदारी रखना चाहें तो उसमें उन्हें अपना भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फ़ोटो याद रखिएगा, और ये डॉक्यूमेंट और बैंक खाता एक ही ब्रांच में होना चाहिए, एक ही बैंक में, एक ही ब्रांच में होना चाहिए। फिर ये डॉक्यूमेंट के तौर पे जो फॉर्म नंबर जो दिया जाता है डेथ के केस में, वो फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने के बाद में कंपनी उसको अटेस्ट करेगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए रिकॉर्ड में। उसका अगला पॉइंट ये होता है इसके अलावा कि ये है कि भाई कंपनी को एक सर्टिफिकेट देना होता है, एक तरह से लेटर देना होता है कि जो आदमी एक्सपायर हुआ है वो उस समय में हमारे यहाँ जॉब कर रहा था। मतलब ये है कि वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुआ है। अगर वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुआ है, ऑन ड्यूटी मतलब ये नहीं कि नौकरी मतलब माल उठा रहा था और माल के नीचे दब गया, ऐसा नहीं है। मतलब वो कंट्रीब्यूशन उसका आ रहा था, वो घर गया या हार्ट अटैक आ गया या छुट्टी पे था, बीमार था, मर गया, लेकिन उसने महीने में 15 दिन काम किया है और उसी महीने में उसको कोई बीमारी हुई, वो मर गया, तो भी उसको PF भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो ये हो गया। तो कंपनी को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि भाई जिस टाइम ये मृत्यु हुई है उस टाइम इसका PF कट रहा था और जमा हो रहा था, तो ये डॉक्यूमेंट देना होता है। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसे कैटेगरी में जब एक पिता होते हैं और उनके बड़े बड़े बच्चे होते हैं। पिता होते हैं, पिता ने 20 साल 30 साल काम किया और उनके बच्चे हो गए हैं 25 साल के, 30 साल के बच्चे हो गए हैं, और पिता जो है 60 साल नौकरी करके एक्सपायर हो गए। तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो होता है कि पर्सन जो, मानो 3 बेटे हैं तो 3 बेटे अपना अपना अधिकार दिखाते हैं कि भाई पिता का जो PF है या जो पेंशन अमाउंट है वो हम तीनों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो उन तीनों को मिलने के लिए वारिसनामा बनता है, तो वो कोर्ट से हमें बनवाना पड़ता है कि भाई आपको किस आदमी को कितना शेयर दिया जाए। तो मान लीजिए 3 भाई हैं, अब तीनों में से लड़ाई हो जाए कि भाई हम ये भाई को नहीं मिलना चाहिए, इस भाई को नहीं मिलना चाहिए, सारा पैसा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं तो जी क्या बोलते हैं, मैं ही सारी सेवा करता था। तो उसमें अगर ऐसा है तो PF ऑफिस बोलते हैं कि भाई सुनो, पहले जाके अपना सुलह कर लो, अपना एक एग्रीमेंट बना के लाओ कि भाई हम इस शेयर पे राजी हैं कि इस भाई को 20%, इस भाई को 20% और मुझे 60% मिलने चाहिए। तो ऐसा डॉक्यूमेंट कंपनी वाले PF वाले बनाने को कहते हैं। तो ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि सब लोगों का डॉक्यूमेंट बनाने के बजाय लोग क्या करते हैं कि भाई 3 लड़के हैं या 2 लड़के हैं तो वो ये करते हैं कि भाई एक लड़का जो है अपना अधिकार वो छोड़ देता है, उसे इंडिमनिटी बॉन्ड कहते हैं। इंडिमनिटी बॉन्ड उसे रेलिक्विशमेंट ऑफ राइट कहते हैं, इंडिमनिटी बॉन्ड नहीं कहते हैं, उसे रेलिक्विशमेंट ऑफ राइट कहते हैं। तो रेलिक्विशमेंट ऑफ राइट दे देता है एक भाई के नाम पे। तो ऐसे में क्या होता है, जो वारिस समझा जाता है PF की नज़र में वो सिर्फ एक ही भाई को समझा जाता है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट जो दिए जाते हैं वो सिर्फ एक ही भाई के डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। इसके अलावा वो रेलिक्विशमेंट डीड जो है उस फॉर्म के साथ में लगा दी जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको डेथ के टाइम पे किसी भी आदमी के लिए फ़ाइल करने पड़ते हैं। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जो मैं अब सबसे लास्ट में आपसे कर रहा हूँ वो ये है कि आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म अगर आप भर देते हैं जीते जी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मरने के बाद अपना PF बिल्कुल सुरक्षित करके जा रहे हैं। अगर आप जीते जी अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करके जा रहे हैं। हो सकता है 3,000, 4,000, 5,000 से
कुछ भी आपके परिवार को ना हो, लेकिन यकीन मानिए कि जब ज़रूरत होती है तो 10 रुपये भी बहुत काम के होते हैं। तो उस मायने में अगर आपको ई नॉमिनेशन फॉर्म भरना है तो ये फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है। जब भी आप अपना वेबसाइट खोलते हैं अपने मेंबर होम को, तो वहाँ पे लिख के आता है कि आपका ई नॉमिनेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है, आप इसे जल्द से जल्द भर दें। तो ई नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसकी भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ये ई नॉमिनेशन फॉर्म भरना काफ़ी मुश्किल है, हालांकि इस ऑप्शन को लाए हुए इन्हें 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनका ये ऑप्शन बिल्कुल ही घटिया तरीके से चल रहा है। आम आदमी इसे भरने में सक्षम नहीं है। तो इसके लिए आप वीडियो में जो बताया गया है उसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ई नॉमिनेशन फॉर्म को, और तब जाके आप अपना ई नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये एक लंबी वीडियो है, अगर आपने इसे कंप्लीट देखा होगा तो इसका मतलब आप एक सीरियस व्यक्ति हैं, आप समझते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और किस बारे में हम आगे समझ सकते हैं और चीज़ों को। तो अगर कोई व्यक्ति अभी ज़िंदा है तो भाई अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर लो, लेकिन अगर आपके परिवार में या आपके जानकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है तो आप उसे ज़रूर बताएं कि आपके परिवार को 3 बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे पहला पीएफ, दूसरा पेंशन और तीसरा इंश्योरेंस के नाम पे कम से कम 2.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख तो भूल जाइए, क्योंकि 7 लाख के लिए सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो कम से कम आप 2.5 लाख से 3 लाख का बोल के चलिएगा उनको। तो ये एक वीडियो है जो मैं बहुत समय से मैं बनाना चाह रहा था और आज मैंने बना दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, इसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि भाई किसी का भी जो है कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी बजरंगबली नहीं है कि अमर रहेगा। तो किसकी मृत्यु कब आएगी ये किसी को पता नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा लोगों को ये पता लग सके कि भाई अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके परिवार को किस तरह से वो पीएफ का अमाउंट मिलेगा या पेंशन का अमाउंट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने इतनी लंबी वीडियो देखी। आगे भी चैनल से जुड़े रहें तो आपको सिर्फ ना केवल पीएफ से जुड़ी और भी टॉपिक्स पे आपको काम की वीडियोस मिलती रहेंगी।